सेकंड केस में जो m है वो आउटवर्ड है, फोर्स आउटवर्ड है, तो नेट सेंटीपिटल फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। नेट सेंटीपिटल फोर्स डिक्रीज होगा तो ये mv²/r का टर्म डिक्रीज होगा। mv²/r का टर्म डिक्रीज होगा जब मास और r रेडियस कांस्टेंट रहने हैं, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, किसका? 2 का। तो यहाँ 2 में से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझे? सर यस सर। हाँ, हाँ, यस सर। यस सर। सर बोलो। सर और थोड़ा बता दीजिए, और एक बार बता दीजिए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, 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 कि ये तो हमने मैग्नेटिक मटेरियल था, मैग्नेटिक मटेरियल में चार्ज रिवॉल्व कर रहे थे, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, क्या पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक में ही होंगे केवल? अरे पेयरिंग तो होती है इलेक्ट्रॉन्स की। लास्ट वाला अनपेयर्ड बच जाता है ना पैरामैग्नेटिक में। मतलब ये फेनोमेना जो है बाकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के भी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ भी होगा। कि पेयरिंग तो ऐसा ऐसा थोड़ी है कि जहां जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 है, 3 है, 5 है, इस टाइप से है ना। तो जब ये मान लो ये पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट हमने देखे, 1 का मैग्नेटिक मोमेंट डाउन है, 2 का मैग्नेटिक मोमेंट अप है। अब हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उनके ऊपर फोर्स देख लिया कि अगर चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है। अब वो मैग्नेटिक फोर्स एक में टुवर्ड सेंटर होगा, 1 में टुवर्ड सेंटर होगा और 2 में अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो जब 1 में टुवर्ड सेंटर होगा तो पहले से ही इलेक्ट्रिकल फोर्स है और एक और मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया जैसे ही फील्ड अप्लाई होगा, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। नेट जो पहले इलेक्ट्रिकल था अभी क्या है, मैग्नेटिक भी आ जाएगा। तो रेडियस तो इसकी चेंज होनी नहीं, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज हो रहा है, मतलब मास, ये पूरा टर्म इंक्रीज हो रहा है। ये पूरा टर्म इंक्रीज कैसे होगा? मास तो कांस्टेंट रहेगी और रेडियस वो चेंज कर नहीं सकता है, फिक्स ऑर्बिट है। तो क्या चेंज होगी? यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। जहां फोर्स इंक्रीज होगा वहां वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो वहां मैग्नेटिक मोमेंट 1 का इंक्रीज होगा और 2 का डिक्रीज होगा। इसीलिए m2 माइनस डेल्टा m लिखा है और यहाँ पे m1 प्लस डेल्टा m लिखा है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इंड्यूस हो गया, किस डायरेक्शन में? नेट मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ? M1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड्स। तो जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक मोमेंट आया वो कितने का हुआ? 2 डेल्टा एम का हुआ। 2 डेल्टा एम मतलब अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। और इसी का अगर एक्सप्लेनेशन तुम्हें लिखना है कि वाई डायमैग्नेटिक मटेरियल, वाई magnetic field या magnetic moment induces in diamagnetic material to the opposite direction of applied magnetic field, तो रीजन उसमें सीधा सीधा लिख लोगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट विल बी अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेंज लॉ कहता है कि जो चेंजेस होंगे उस चेंजेस की वजह से वो हमेशा अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक्सप्लेनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं। बेसिक अगर समझना है तो वो बेसिक जो है यहाँ से क्लियर है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ लॉजिकली एनालाइज कर लिया कि ऐसा है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो Yes, sir. बाय अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्म हुआ, तो ये हमने अप्लाई किया। ये मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया। हाँ रोहित बोलो। सर लेंस लॉ को इधर कैसे अप्लाई करेंगे सर? v तो कुछ फ्लक्स चेंज तो दिख नहीं रहा है। नहीं, उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, इस जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है, इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से एक्स्ट्रा कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? वो मैग्नेटिक फील्ड होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हमें ये बताना है कि भाई हाँ कैसे क्यों होता है डायमैग्नेटिक में, तो उसको बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ the induced magnetic field always opposes the applied magnetic field। इसीलिए डायमैग्नेटिक में ऐसा बोल सकते हैं, बट बेसिक रीजन यहाँ पे है।
बेसिक रीजन क्यों हो रहा है, ये सारी फेनोमेना हो रही है, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा डायमैग्नेटिक में। तो जैसे मान लो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे हमने डायामैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे प्लेस कर दिया। डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर दिया। अब इस डायमैग्नेटिक मटेरियल में इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक मोमेंट आया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। तो ये हो जाएगा ऐसे मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, भाई जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसका अपोजिट होगा, जैसे नॉन पोलर में होता था, वो हो जाएगा बी यस सर, माइनस बी, डाइलेक्ट्रिक। बी माइनस बी इन, ऐसा। तो इनसाइड में अब इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इस मटेरियल के सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी तो उसको हम फील्ड लाइन के टर्म्स में कैसे डिनोट करेंगे, कि उनके बीच की स्पेसिंग थोड़ा दूर दूर हो इंक्रीज हो जाएगी। जाए, स्पेसिंग जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लिया कि एक ऐसे है, दूसरा जो है इस टाइप से है, दूसरा इस टाइप का कुछ है, ऐसा। तो इसको हम बोल देते हैं कि जो अब यहाँ ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज है, स्पेसिंग उनकी बढ़ गई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज है। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि डाया मैग्नेटिक रिपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। diamagnetic substance repels the magnetic field lines, ठीक है। तो ऐसे ही दिया हुआ होगा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ होगा, और दो चार ऑप्शन दिए हुए होंगे कि ये जो है इनर्ट गैस है, या कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, आयरन है, सिल्वर है, कौन सा मटेरियल है। तो तुम्हें डायमैग्नेटिक का एग्जांपल पता है, फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल पता है, तो ये ऐसे फोटो से समझ जाओगे कि ये तो डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक में कौन सा होगा वो टिक कर दोगे। कि ये जो ग्राफ है ऐसा दिया हुआ यस है, सर। उसमें से बताओ कौन सा मटेरियल होगा, सिल्वर है, कॉपर है, ये है, वो है, दो तीन एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो ये फोटो देख के हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा काम तो डायमैग्नेटिक के साथ होता है, तो ये जरूर कोई ना कोई डायमैग्नेटिक होगा, और वहां से फिर वो पॉइंट हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्यों अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है उसका। अब पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है। पैरामैग्नेटिक, पहले पैरामैग्नेटिक देख लेते हैं, दोनों एक साथ देखेंगे, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में ऑलरेडी मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक में ऑलरेडी कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का अगर सैंपल है तो इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ऑलरेडी मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होंगे, क्योंकि वही जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जानते हो वो चीज होती है। बट ये पैरामैग्नेटिक का जो मटेरियल है उसमें ऑलरेडी मॉलिक्यूलर डाइपोल्स हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर डाइपोल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर डाइपोल प्रेजेंट। बट इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी टेम्परेचर पे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होगा, जीरो। किसी गिवन टेम्परेचर पे इनका कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये सारे जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे ओरिएंटेड होते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, सो दैट कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो करें। तो ये रैंडम ओरिएंटेशन होता है, रैंडम मोशन में रैंडम ओरिएंटेशन है। तो अगर इनको हम अप्लाई किए, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया, अगर यहाँ पे हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक इसका मॉलिक्यूलर डाइपोल आ गया, ये मॉलिक्यूलर डाइपोल आया। अब अगर मॉलिक्यूलर डाइपोल आए तो इस मॉलिक्यूलर डाइपोल के ऊपर
क्या नेट फोर्स एक्ट करेगा? नहीं, एफ नेट तो इसके ऊपर 0 होगा, बट इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। यस सर। टॉर्क एक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ये जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो जब रोटेट करेगा तो ये फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, तो फील्ड के डायरेक्शन में इनका अलाइनमेंट स्टार्ट होगा। तो क्या जैसे ही फील्ड अप्लाई करेंगे वैसे ही सारे अलाइन हो जाएंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नो सर। फील्ड फील्ड हमने मान लो कि स्टार्ट किया 0 टेस्ला था, 0 टेस्ला से दिया फील्ड 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, बढ़ाते गए तो पहले मान लो एक जो कम एंगल पे था वो पहले ओरिएंट हो गया, फिर उसके बाद जो 60 डिग्री पे था वो धीरे धीरे ओरिएंट हो रहा है, 60 से 30, 40 ऐसे ऐसे डिक्रीज होते होते ओरिएंट हुआ। तो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन इंक्रीजेस, ओरिएंटेशन इंक्रीज करता जाएगा। बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, वो ओरिएंटेशन सारे ओरिएंट हो जाएंगे, सैचुरेशन वाली मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, कुछ उस पर बहुत इफेक्ट। उसके बाद अगर बढ़ाएंगे, मान लो 10 टेस्ला पे हो रहा है तो 100% ओरिएंटेशन हो गया। अब 11 टेस्ला करें, 12 करें, 15 करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100% अलाइन है। अब मान लो इसमें हम इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज टाइम करेंगे, कम लगेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनका रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा। किसी भी टेम्परेचर पे क्या है, इनका रैंडम मोशन है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अगर इसमें टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इनके रैंडम मोशन को प्रमोट करेंगे। और जैसे ही अगर रैंडम मोशन होगा, रैंडम ओरिएंटेशन होगा, तो फिर से जो इनका क्या बोल सकते हैं, ओरिएंटेशन डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो ओरिएंटेशन का प्रोसेस चल रहा था उसको हमने गड़बड़ कर दिया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल है किसी टेम्परेचर पे, थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, वो ऑसिलेट कर रहा है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, सारे टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होगा, हाँ शेख एक मिनट, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनका रैंडम ओरिएंटेशन, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जब वाइब्रेशन का ओरिएंटेशन एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो उसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो कम हो जाएगा। बोलो शेख। सर उसका तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, सर मैग्नेटिक इंक्रीज कर जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट पहले यार ये देखो, कोई भी रैंडम है, ये दो, ये रिजल्टेंट 0 हो रहा है, अभी मैग्नेटिक मोमेंट इनका 0 मिल रहा है। हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा जो है ओरिएंट होना स्टार्ट हुए, ये थोड़ा थोड़ा अपना ओरिएंट होना स्टार्ट हुआ, ऐसे ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कुछ इन वेक्टर का रिजल्टेंट मिल रहा है। इन वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना मिल सकता है, जब सारे बिल्कुल पैरेलल हो, सारे पैरेलल हो, इनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वेक्टर का हो सकता है 3m। यस सर। अब यहाँ पे क्या 3m मिल रहा होगा? नहीं, अभी यहाँ पे मान लो हमें मिल रहा होगा 2m, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो उस मोमेंट पे हमको मिल जाएगा 3m। वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये फिर से रैंडम मोशन में आ जाएंगे। तो रैंडम मोशन मतलब है ये इससे इस स्टेट में आ जाएंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड मान लो कांस्टेंट कर दिया, अब उसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, उनके रैंडम मोशन इंक्रीज हो गए, तो वो फिर डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। जब डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे तो ये स्टेट पहुंच जाएगी, तो उसमें क्या होगा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 0, समझे? तो मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सर ड्यू टू इंक्रीज इन रैंडम मोशन। तो ये है ओरिएंटेशन होता गया, ओरिएंट होते होते मान लो जब सारे ओरिएंट हो गए, जब सारे ओरिएंट हो गए, सारे एक ही डायरेक्शन में ये ओरिएंट हो गए,
तो जब सारे ओरिएंट हो गए तो इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे प्लेस किया है, जो कि इसको ओरिएंट कर रहा है। तो उसमें अगर देखेंगे इस पॉइंट पे कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे एक्सटर्नल तो होगा ही, साथ में ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, कोई भी डाइपोल है उस डाइपोल पे यस सर। एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 2 km/r3। 2 के। हाँ तो सर। कोई भी पॉइंट लेंगे, ये कहोगे इधर इधर होगा, इधर भी तो यही होता है। कोई डाइपोल के किसी भी डायरेक्शन देखो, फ्रंट एंड या बैक एंड, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो डाइपोल है वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड देगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और सर वो, हाँ सर ये एक बार मतलब मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो जाता है तो परमानेंट हो जाता है तो कि परमानेंट नहीं वापस से होता। मतलब। परमानेंट मतलब हाँ तो उनकी, सर अगर परमानेंट नहीं होता है तो कुछ ऐसे मतलब रिस्टोरिंग फोर्स होता होगा कि मतलब वापस अपना ऐसे रैंडम ओरिएंटेशन में आ जाए। रिस्टोरिंग फोर्स यही है कि मिनिमम एनर्जी स्टेट को अक्वायर करना चाहते हैं ये हमेशा। मतलब भाई ये तो आपस में तो सर रिपल्सन भी फिर तो है ना। मैग्नेटिक फील्ड को तो कंटिन्यूअस वर्क करना रहेगा हाँ उसको। कंटिन्यू, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो डिक्रीज होना चाहिए ना सर वहां पे किसको डिक्रीज? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अगर वो वर्क कर रहा है तो। जैसे मान लो कॉइन है, कॉइन को या कोई आयरन पीस है, उसको हमने मैग्नेट के साथ चिपका के रखा हुआ है, उसको रख दिया 10 दिन तक रख दिया, उसके बाद देखा तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। अब इसका मतलब थोड़ी कि वो मैग्नेट बन गया है। वो कुछ दिन के बाद फिर क्या होगा, वो फिर से वही अपने रैंडम ओरिएंटेशन में अरेंज होके नेट जो है वो जीरो कर देगा। क्योंकि ऐसे ओरिएंट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होने से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस भी तो वर्क कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हुआ तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव मोनोपोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो ये रिपेल कर रहे हैं भाई। तो अभी नेचुरल स्टेट में कंफर्टेबल सारे डाइपोल्स कंफर्टेबली अरेंज हो गए, सो दैट की रिपल्सन विपल्सन बिल्कुल मिनिमम हो। लेकिन जब हमने फील्ड अप्लाई किया तो उस फील्ड के वजह से वो ऑर्डर में आए। अब वो छोड़ देंगे तो वो धीरे 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 क्या होंगे, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में चले जाएंगे। यस। तो इसलिए वो जीरो हुआ। तो जब ये हुआ तो इसमें तो ये हमारा अप्लाइड है, और ये जो ओरिएंटेशन हुआ इस डाइपोल का, इस ओरिएंटेशन की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड भी है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी बी नेट, वो इनका ये इंड्यूस्ड और प्लस ये अप्लाइड, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो इसको हम अगर फील्ड लाइंस के टर्म में दिखाएंगे तो फील्ड लाइन के टर्म में ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी डेंसिटी यहाँ से इंक्रीज कर जाएगी। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये बिहेवियर होगा इसका, समझे? कि अगर यस आएगा सर। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक में मॉलिक्यूलर डाइपोल्स एब्सेंट होते हैं और नेट मैग्नेटिक मोमेंट वहां भी जीरो होता है। बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर डाइपोल प्रेजेंट होते हैं फिर भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डाइपोल है ही नहीं, और यहाँ पे डाइपोल है बट वो रैंडमली ओरिएंटेड है, सो दैट वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डाइपोल इज जीरो। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ, फील्ड बढ़ाते गए ओरिएंटेशन इंक्रीज होता गया। मैक्सिमम फील्ड पे जो भी ओरिएंटेड डाइपोल्स होंगे वो क्या करेंगे, अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगा बी इन प्लस जो अप्लाइड है, अप्लाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब वैक्यूम था जो फील्ड हमने अप्लाई किया बी नॉट, तो बी नॉट प्लस बी इन ऐसा लिख सकते हैं। डायमैग्नेटिक में जो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड के अपोजिट में होगी। तो उस इंडक्शन की वजह से वो क्या है, डिक्रीज कर रहा है, और वहां पे वो डिक्रीज करता है। ठीक है,
ये हुआ Yes, sir. ये है Yes, sir. ये पैरा, और ये है उसके बाद फेरो मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरो का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है डोमेन थियरी से। डोमेन थ्योरी क्या होती है कि इसमें होते तो हैं, जैसे मान लो कि 1000 डाइपोल्स ले लिया, यहाँ पे 1000 डाइपोल्स ऐसे ले लिया, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो इतना फास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करता है उसको एक्सप्लेन करते हैं डोमेन थ्योरी से, कि यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें छोटे छोटे कई सारे डोमेन्स होते हैं। मतलब जो 100 है 1000 है तो 1000 में से 200 एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, उसके बाद वाले 200 जो है वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, उसके बाद के जो 200 है वो एक एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। मतलब एक चंक ऑफ डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। मतलब 200 एक साथ ही क्लब होके हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो वो एक डोमेन का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो है, तो ये है एक इसका डोमेन। यहाँ पे सब अलग अलग हैं, 100 है, यहाँ पे ऐसा कोई डोमेन का एग्जिस्टेंस नहीं। फील्ड अप्लाई किया तो एक 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 करके ओरिएंट होना स्टार्ट हो रहा है। बट फेरोमैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन का एग्जिस्टेंस होता है। क्या किसी ने डोमेन देखा है? नहीं। ये जो है थ्योरी है जो इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो अब अगर ये डोमेन्स हैं और उस डोमेन का पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डोमेन्स जो है वो डोमेन का ओरिएंटेशन स्टार्ट होता है, डोमेन का ओरिएंटेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसा है कि ये जो है डोमेन का ओरिएंटेशन स्टार्ट हुआ, तो जैसे मान लो यहाँ पे धीरे धीरे जो है एक एक करके डाइपोल ओरिएंट होते, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सडनली पूरा का पूरा डोमेन ही ओरिएंट हो जा रहा है। मतलब एक साथ हमें क्या मिल गया, 200 डाइपोल्स जो है सेम डायरेक्शन में आ गए। एक ही साथ जो है 200 के बाद नेक्स्ट जो है तुरंत 500 ऐसे करते करते 700 900 ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है। सडन जो है फटाफट जो है सारे एक दूसरे को ओरिएंट होते जा रहे हैं। तो जब पूरा का पूरा डोमेन फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड सडनली इंक्रीज हो जाती है। तो अगर इसमें हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखेंगे, तो पहले क्या था, एक एक दो दो डाइपोल 10-20 डाइपोल जो है मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे। पैरामैग्नेटिक में यहाँ पे मान लो 250 200 इस टाइप का अगर देगा तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा, इंड्यूस प्लस अप्लाइड ही होगा, सेम डायरेक्शन में डोमेन का ओरिएंटेशन हो रहा है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड सडनली इंक्रीज कर जाएगी। तो उसमें जो इफेक्ट फेरोमैग्नेटिक का इफेक्ट दिखाएंगे कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, या ये डायग्राम है, ये अप्लाइड है, अप्लाइड, और सेम ही प्रोसेस होता है, बस वहां पे डोमेन का ओरिएंटेशन होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सडन इंक्रीज हो जाती है और बहुत ज्यादा होती है किसी भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इसमें लाइंस को और क्लोजर हम डिनोट कर देंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने लिया था ट्रांसफार्मर में ये चीज बताया था कि क्यों लेते हैं, टू अवॉइड द फ्लक्स लीकेज, कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करके अपने थ्रू ही पास कराता है। तो बिहेवियर यहाँ पे सेम है फेरो और पैरा का, बस डिग्री का डिफरेंस है। ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो है ये बिहेवियर है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए तीनों सब्सटेंस के बिहेवियर हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब इसके बाद है कुछ टर्म्स हैं इसमें, कुछ टर्म्स, इन टर्म्स को थोड़ा सा पढ़ना है, वही रीडिंग असाइनमेंट टाइप से, कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई H। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं। कहोगे अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो होता था ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों सेम होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो दोनों थोड़ा डिफरेंट है। उसको हम H से डिनोट करते हैं और वो H होता है H इज इक्वल टू B नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। H जो है B नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट और B डिवाइडेड बाई म्यू। मतलब ये जो H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है। तुम्हें लग रहा होगा क्या चल रहा है भाई ये सब। जैसे मान लो ये है हमारा सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में हमने करंट यहां से सेंड की, करंट सेंड की। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट NI और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगा B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट मतलब N इंटू I। तो अब इस कॉइल के अंदर हम किसी टाइप का मटेरियल प्लेस करें, पैरामैग्नेटिक रखें, फेरोमैग्नेटिक रखें, डायमैग्नेटिक रखें, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड N इंटू I। जो करंट 2 एम्पियर सेंड कर रहा है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इसलिए इसको डिफाइन किया गया है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो जा रही है, वो हमें पता है मैटर में। बट एक टर्म डिफाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट और B बाई म्यू जो भी है। अगर वैक्यूम है वहां पे तो B बाई म्यू नॉट और कोई और मीडियम है तो B डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा हम कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम होती है, KQ बाई R स्क्वायर। वो मीडियम डिपेंडेंट होती है, उसमें मीडियम इंडिपेंडेंट के लिए वो अलग चीज डिफाइंड है। यहाँ पे ये है इंटेंसिटी H, एक तो ये आएगा। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। थोड़ा टेंशन बढ़ रहा होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिनोटेड बाय I। अब इसके लिटरल मीनिंग से कुछ सोच सकते हो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज होगा कितना मैग्नेटिज्म कितना बाय वॉल्यूम। हाँ ठीक है, मैग्नेटिज्म पर मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बट वो मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा? जो मैग्नेटाइज वाला है। मतलब हमने एक मटेरियल को लिया, उसको फील्ड में प्लेस किया, तो वो जो मैग्नेटाइज हुआ उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब जैसे मान लो क्लास चल रही है, 2 स्टूडेंट है, एक बैठा उसको कुछ समझ में नहीं आ गया, एक बैठा उसको 50% समझ में आया, दूसरे को 100% समझ में आया। तो जिसको 100% समझ में आया उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, ठीक है। मतलब मटेरियल का यस सर एक्सटर्नल फील्ड के तरफ जो रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड, वो जो मेजर करेंगे कि कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, कि आयरन है, प्लास्टिक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जिसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा वो फटाक से मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब उसमें ज्यादा फील्ड आ रही है मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और उसको मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको I से डिनोट करते हैं। तो इसको समझना है। तो पहला क्या किया हमने? पहला फील्ड अप्लाई किया, लॉजिकल स्टेप में फील्ड अप्लाई किया, उसमें मटेरियल को रखा, वो मैग्नेटाइज हुआ। मैग्नेटाइज होने के बाद जो फील्ड दे रहा है वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जितना मैग्नेटिक फील्ड जितना वो मैग्नेटाइज होगा, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना फील्ड अप्लाई करेंगे उतना मैग्नेटाइज होगा, ये भी बात है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो ये आता है काई, काई एक्स, जिसको हम बोलते हैं CHI वाला तो CHI C आई, ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब वो कितना ससेप्टिबल है मैग्नेटाइज होने के लिए, कितना इजी टू मैग्नेटाइज है। इजी टू मैग्नेटाइज ये क्या है, ये मेजर करता है भाई, जिसकी मान लो एच तो सेम है, ठीक है, क्लास वही है, बट किसी की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, किसी की ससेप्टिबिलिटी कम है तो वो जो है कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक प्रॉपर्टी विच मेजर्स द हाउ इजी टू मैग्नेटाइज एनी मटेरियल, किसी मटेरियल को कितना आसान है मैग्नेटाइज होना, कितना इजी है उसको मैग्नेटाइज करना, दैट इज मेजर्ड बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये टर्म्स को आज एक बार पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी से और कहीं से नहीं, ये है। तो अगर यहां से देखो डायामैग्नेटिक के लिए, अगर मैं बोलूं कि डायामैग्नेटिक के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अच्छा एक्स के मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो, जो काई है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो, पैरामैग्नेटिक के लिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। वंस मतलब कम इन द सेंस जीरो से वन, वन, जीरो वन से कम होगा सर। कि भाई जितना हम फील्ड अप्लाई करेंगे पूरा तो पूरा कहाँ हो पाता है, जितना अप्लाई करेंगे उससे कम ही कुछ ना कुछ इंड्यूस होता रहेगा, सारे ओरिएंट होके मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज होता नहीं है। और वो वैल्यू क्या पॉजिटिव होनी चाहिए पैरा के लिए, पैरा के लिए, क्योंकि कुछ जो इंटेंसिटी जो इंड्यूस होती है वो अप्लाइड के डायरेक्शन में होती है, तो दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, तो यहाँ पे ये ससेप्टिबिलिटी इसकी पैरा के यस लिए सर, और फेरो के लिए जो है वो पॉजिटिव होगी, और डाया के लिए, नेगेटिव नेगेटिव। डाया के लिए Yes, sir. अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, तो डाया की जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसा बोल सकते हैं कि -1 से 0 के बीच में होगा। -1 मतलब एग्जैक्टली सेम हो गया, सेम तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो <<1 होगा। और इसके लिए पैरा के लिए क्या होगा, पैरा के लिए 0 से ज्यादा होगा बट 1 से कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। फेरो के लिए जो है ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 होती है, बहुत ज्यादा उसमें वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें मान लो कि हमें आ जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, उस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में ये दो मटेरियल आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, ये दो आइडेंटिफाई करना, आई वर्सेस एच का ग्राफ है, आई वर्सेस एच का ग्राफ है, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ये मान लो ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड, ये मान लो ए ग्राफ है और ये बी ग्राफ है। तो दिया हुआ है कि आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्लॉटेड, सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल। तो ए जो है वो पैरामैग्नेटिक के लिए होगा या डायामैग्नेटिक के लिए, पैरा ए के लिए पैरामैग्नेटिक आई इज इक्वल टू काई इंटू एच, तो ये जो स्लोप है इसका वही काई बताएगा, तो जिसका पॉजिटिव होगा उसका पॉजिटिव स्लोप और ये जो है नेगेटिव स्लोप, तो ये जो है वो पैरा के लिए ग्राफ हो जाएगा, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, ये डाया के लिए ग्राफ हो डाई के लिए। फेरो के लिए भी तो हो सकता है ना फर्स्ट वाला। जाएगा। फर्स्ट फेरो के लिए होता है, बट देखो फेरो के लिए वो अलग टाइप का ग्राफ होता है, फेरो के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो तो पॉजिटिव है, उसका स्लोप पॉजिटिव है, आई वर्सेस एच है, बट वहां पे वो बहुत हाई डिग्री में होता है, तो लीनियर वेरिएशन नहीं होता है, ऐसा कुछ नॉन लीनियर वेरिएशन हो जाता है इस टाइप का, क्योंकि फील्ड जो अप्लाई करते हैं तो फटाक फटाक उसमें बहुत जल्दी जल्दी जो है मैग्नेटिक फील्ड पूरे के पूरे डोमेन ओरिएंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे सडनली जो है मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज नहीं होती है, वहां पे बहुत जल्दी से इंक्रीज हुई, उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट पे वो पहुंच जाता है। तो
इसलिए स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ नहीं होता इसके लिए, फेरो के लिए। बट अगर मान लो बोलना ही है तो बोल भी सकते हैं फेरो का इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है उसकी 1 से वैल्यू यस सर। बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। अब बताओ अंशुमन, ओम अंशुमन बताओ सर जो सर पिछला वाला जो बताया और एक बार बता देंगे सर, कौन सा? डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा ये सर जो अच्छा। डाय सर जो ऊपर बताया पारा और डाया फेरो के लिए हाँ देखो पैरा के लिए और फेरो के लिए वो क्या है, वो सेम ही